हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 यानी ड्राई फार्मिंग के बारे में जो है हमने अब तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 के बारे में। इसके अंदर आप पढ़ोगे जितनी भी प्रकार की फसलें हैं जो आपके 12th सिलेबस के अंदर है, वो सब हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीट के बारे में। वीट यानी गेहूं, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, उत्पत्ति स्थान क्या है, और उसके बारे में सारी जो डिटेल है, खरपतवार नियंत्रण, उन्नत जो किस्में होती है, वो किस तरह के रोग इसमें लगते हैं, उनका निवारण कैसे कर सकते हैं, ये सब हम जो है इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीट, ठीक है। गेहूं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गेहूं। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। क्लियर हो गया। ये कुल क्या होगा इसका, ग्रेमिनी या पोएसी। इसका उत्पत्ति स्थान, देखिए ये शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें, इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, आपको रटना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा किसी ट्रिक से, जो भी है, जिस भी तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हो, आपको जो है ये याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसका दोबारा से बताती हूँ, वानस्पतिक नाम क्या है स्टूडेंट, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका कुल क्या होगा, ग्रेमिनी पोएसी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया या एशिया माइनर इसको हम बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गेहूं को जो है अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। गेहूं विश्व का प्रमुख खाद्य फसल है। आप सब जानते हैं कि गेहूं जो है विश्व का जो है प्रमुख खाद्य यानी खाद्यान्न जो फसल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है गेहूं और चावल, आपका दो जो इम्पोर्टेंट खाद्यान्न फसलें हैं उनमें बोला जाता है गेहूं को। और गेहूं क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फल प्रकार क्या होगा, इसके जो फल का प्रकार होगा वो क्या होगा, कैरियोप्सिस। और इसका जो फूल होता है वो क्या होता है, स्पाइक, बाली या ईयर। इसको क्या बोल सकते हैं, स्पाइक, बाली या ईयर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। गेहूं के प्रकार, अब देखिए गेहूं का प्रकार क्या होगा। गेहूं पहला प्रकार इसका डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का बना द्विगुणित, ठीक है। द्विगुणित, इसमें कितनी होती है आपकी गुणसूत्रों की संख्या, 14 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 14। देखिए अब ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसको क्या बोलोगे आप, इस प्रकार के गेहूं को ट्रिटिकम मोनोकोकम बोलोगे। और ये जो है आपका जो भारत का क्षेत्रफल है उसके 1% क्षेत्रफल पर ही ये उगाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है आपका टेट्राप्लॉइड, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्गुणित बोलते हैं। इसमें 2n बराबर कितना होता है, 28। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी इसमें, 28 होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं एक तो ट्रिटिकम डाइकोकम, इसको क्या बोलते हैं, इमर गेहूं भी बोलते हैं। उपमा बनाने के काम आता है ये, और ये दक्षिण भारत में जो है काम ज़्यादा आता है। और दूसरा है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम, ये सब टेट्राप्लोराइड के उदाहरण है, चतुर्गुणित वाले, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर पहला है आपका ट्रिटिकम डाइकोकम, दूसरा आपका हो गया ट्रिटिकम ड्यूरम। इसमें देखो, इसको मैक्रोनी गेहूं भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, मैक्रोनी गेहूं भी बोल सकते हैं। सूजी वगैरह बनाने के लिए काम आता है, और मध्य व दक्षिण भारत में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। और 12% क्षेत्रफल पर, यानी कि भारत का जो 12% क्षेत्रफल है उस पर ये उगाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका षटगुणित यानी हेक्साप्लॉइड। आपका षटगुणित है हेक्साप्लॉइड, इसमें जो है 2n बराबर कितना होता है, गुणसूत्र की संख्या होती है 42 यानी 42 इसमें गुणसूत्र होते हैं। और इसके क्या उदाहरण होंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि हम सामान्य जो गेहूं होता है उसको पढ़ते हैं, या जो हम आसपास अपने देखते हैं मोस्ट ऑफ दी यही होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। सामान्य भी बोला जाता है इसको, मैक्सिकन या ब्रेड गेहूँ भी इसको बोला जाता है। और 87% यानी भारत का जो 87% क्षेत्रफल है जिसपे गेहूँ होता है उस पर ये उगाया जाता है, ठीक है। ट्रिटिकम स्पोरकोकम, अगला क्या है आपका, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। इसको भारतीय या बोना गेहूं भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, बोना गेहूं भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हो गए इसके प्रकार के बारे में। अब बात करते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु, कैसी जलवायु चाहिए उसको, गेहूं को जो है किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है। देखिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो है ठंडी और नम जलवायु, यानी कि जब आपका पौधा है उसकी जब वृद्धि हो रही है, वानस्पतिक वृद्धि अगर वो कर रहा है, तो उसके लिए उसको किस तरह का वातावरण चाहिए, ठंडी एवं नम जलवायु जो है उसको चाहिए होगी। अगला है जनन या पुष्पन। जनन या पुष्पन के लिए देखिए आप, गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए होती है उसको, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जीवन चक्र के अनुसार देखिए,
अगर आप जीवन चक्र के अनुसार जो है जलवायु की बात करें तो देखिए अंकुरण यानी जर्मिनेशन के समय क्या चाहिए होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है उसको टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, अगला है आपका टिलरिंग, ये होता है कल्ले निकलते समय टिलरिंग। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा। उसके अलावा देखिए ग्रोथ यानी कि जब गेहूं की वृद्धि हो रही है तो उसके लिए कितना चाहिए आपको, 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और राइपनिंग, राइपनिंग का मतलब होता है पकते समय, पकते समय देखिए आपको 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई जलवायु की कि कौन कौन सी स्टेजेस पे कितना टेम्परेचर उसको चाहिए होगा। अब बात करते हैं सॉइल की। सॉइल मतलब मृदा, यानी कि किस प्रकार की मृदा में जो है आपका गेहूं जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो दोमट मृदा जो है सबसे बेस्ट होती है। गेहूं को अगर आपको ग्रो करना है गेहूं की फसल को, तो उसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होगी, दोमट जो मृदा होगी वो उसके लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है आपका पीएच। पीएच कितना चाहिए, किसका पीएच की बात हो रही है, मृदा के पीएच की बात हो रही है। 6.5 से 7.5 जो होता है ये सामान्य पीएच है उसका, और अधिकतर जो है फसलें इसी पीएच के ऊपर होती है। बुआई का समय क्या होता है, देखिए नवंबर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कब उगाया जाता है, नवंबर के महीने में उगाया जाता है। प्रथम सप्ताह से लेकर तीसरे हफ्ते तक इसकी बुआई कर दी जाती है। ठीक है, देखिए गेहूं की बुआई हेतु सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, सीड ड्रिल द्वारा, यानी कि जब हम जो बुआई करते हैं उसके लिए जो बीज डालते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, सीड ड्रिल जो होता है उसके द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं बीज दर की। देखिए बीज दर से आप क्या समझते हो स्टूडेंट, बीज दर से मतलब है कि कितना बीज आप डालोगे 1 हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, तो समय पर बुआई कर रहे हैं, यानी कि अगर हम टाइम से बुआई कर रहे हैं तो कितना चाहिए हमको, 100 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर जो आपकी ज़मीन है उस पर 100 किलो गेहूँ अगर सामान्य रूप से समय पर बुआई कर रहे हो आप तो उसके लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, अगला है आपका अगर देरी से बुआई करते हो, थोड़ा सा अगर आप लेट बुआई कर रहे हो तो आपको कितना चाहिए होगा, 125 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको जो है बीज चाहिए होगा गेहूँ का। और अगर आप डिबलर के द्वारा कर रहे हो, तो आपको कितना चाहिए, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर चाहिए। और अगर आप संकर गेहूँ अगर संकर गेहूँ कर रहे हो, आप संकर गेहूँ पैदा कर रहे हो तो आपको उसकी बीज दर कितनी लगेगी, 65 kg पर हेक्टेयर लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई बीज दर की, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 12th के एग्जाम में बोर्ड में वो इन्हीं के अंदर से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग मतलब ज्यामिति। ज्यामिति क्या होती है, देखिए हम पौधे से पौधे की दूरी, मतलब अगर आप एक खेत है आपका तो उसमें एक प्लांट से प्लांट की दूरी और एक कतार से कतार, आप जानते हैं हम कतारों में बुआई करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी किस तरह से बुआई की जाती है, कतारों में ही की जाती है। अब कतार से कतार की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखोगे, डेप्थ कितनी रखोगे, ये सब क्या है, ये सब ज्यामिति के अंदर आता है, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कतार से कतार यानी रो से रो, R इंटू R बोल सकते हो उसको आप। R का मतलब क्या होता है, कतार रो। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 20 से 25 सेंटीमीटर चाहिए होता है आपको, कितना चाहिए होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर जो है कतार से कतार की दूरी रखी जाती है। उसके बाद है प्लांट से प्लांट की दूरी, यानी पौधे से दो पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप देरी से बुआई कर रहे हो या फिर जो आपकी लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं अगर उनमें आप गेहूं की बुआई कर रहे हो तो आपकी कतार से कतार तो 20 सेंटीमीटर होती है और पौधे से पौधे कितनी होती है आपकी, 10 सेंटीमीटर जो है आपको रखनी पड़ती है। अब बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ मतलब गहराई। देखिए बुआई की गहराई प्रांकुर चौड़ की लंबाई पर निर्भर करती है। ये तो लंबाई जो लंबी किस्म होगी, अब देखिए गेहूं के अंदर भी क्या होती है, 2-3 प्रकार की किस्म होती है, बोना गेहूं भी होता है, लंबा गेहूं भी होता है। तो अगर आप लंबी किस्मों की बुआई कर रहे हो तो उसमें आपको गहराई कितनी रखनी है, 8 से 9 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है, और ट्रिपल डवार्फ या छोटा है बोनी किस्मों में करना है आपको तो 3 से 4 सेंटीमीटर जो है आपको उसकी गहराई रखनी है। और अगर औसत गहराई की बात करते हैं जो नॉर्मल हम रखते हैं सामान्य रूप से, तो वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बीजोपचार की।
देखिए बीजोपचार से मतलब है बीज को बुआई से पहले उसको उपचारित किया जाता है। क्यों उपचारित किया जाता है उसे? ताकि उसमें जो है किसी प्रकार के जो है रोग वगैरह ना लगे। ठीक है, जैसे थायराम, कैप्टान, कार्बेंडाजिन में से किसी एक रसायन का 2 से 3 ग्राम मात्रा पर केजी बीज की दर से उपचार काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लोरोपाइरिफॉस 50 EC दवा 5 ml पर केजी बीज की दर से काम में ले। ठीक है, और अगर खारे पानी वाले क्षेत्र में कर रहे हो आप बुआई तो क्या करोगे? आप बीज को सोडियम सल्फेट के 3% घोल से उपचारित करोगे। ठीक है, ये तो बात हो गई बीज उपचार की। दोबारा देखिए, थायराम, कैप्टान और कार्बेंडाजिन, इन तीनों में से आप किसी भी एक प्रकार का जो है रसायन काम में ले सकते हो। उसके बाद देखिए जैव उर्वरक के रूप में क्या लोगे आप? एजेटोबैक्टर काम में ले सकते हो बीज उपचार के लिए। अब बात करते हैं खाद की। देखिए गोबर की खाद तो कितनी लगेगी, यानी FIM की मात्रा कितनी डालोगे आप? 15 से 20 टन डालोगे पर हेक्टेयर। ठीक है, अब बात करें अगर उर्वरकों की, इसमें हम NPK बोलते हैं, तो वो कितना चाहिए होगा अगर सिंचित क्षेत्र। देखिए हमने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सिंचित और असिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र जहाँ सिंचाई जो है आराम से की जा सकती है वो सिंचित क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा आपको? 100 से 120। पोटेशियम कितना? 60 kg। और आपका जो है फास्फोरस कितना चाहिए होगा आपको? फास्फोरस कितना चाहिए होगा आपको? 60 kg। और पोटेशियम कितना लगेगा? 40 kg लगेगा। ठीक है, असिंचित क्षेत्र में कितना होता है स्टूडेंट? NPK की मात्रा N होता है आपका 60, P होता है 40 और K रखोगे आप 20, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कितनी रखोगे आप? 60, 40 और 20 kg पर हेक्टेयर रखोगे। अब देखिए ये क्या है? उर्वरक देने का तरीका। अब अगला क्या है आपका? उर्वरक देने का तरीका। किस प्रकार से जो है आप उर्वरक जो है दोगे? तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय ही हम दे देते हैं। हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि नाइट्रोजन की तो हम क्या देते हैं? आधी ही मात्रा देते हैं, और पोटेशियम और जो आपका फास्फोरस है उसकी क्या करते हैं? बुआई के समय ही पूरी मात्रा डाल देते हैं। ठीक है, और आधी नाइट्रोजन को क्या करोगे आप? 2 भागों में क्रमशः बांट लोगे और उसको क्या करोगे आप? पहली व दूसरी सिंचाई के टाइम पे आप उसको दोगे। ठीक है, पहली व दूसरी सिंचाई के टाइम पे उसको क्या कर देंगे? हम दे देंगे जो नाइट्रोजन बाकी जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको। अब बात करते हैं सिंचाई की। देखिए सिंचाई, अब हमने सिंचाई जो है इसकी पहले भी पढ़ी है गेहूं की। ठीक है, पहले भी हमने देखी थी ना जो गेहूं की सिंचाई हो, जो 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने जो है 6 जो इसकी CRI जो स्टेज है, इसकी जो क्रांतिक अवस्थाएं थी वो पहले बताई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी इसकी? CRI स्टेज। फर्स्ट कौन सी होगी? CRI स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष जड़ फुटानी। सबसे इंपॉर्टेंट होती है गेहूं के अंदर। 20 से 25 दिन के ये जो है 20 से 25 दिन पे ये स्टेज शुरू हो जाती है। अगली है आपकी टिलरिंग। टिलरिंग को क्या बोलते हैं? कल्ले निकलते समय। और ये स्टेज कब आती है? 40 से 45 दिन पे, बुआई के 40 से 45 दिन बाद आती है। ठीक है, अगला है आपका जॉइंटिंग। जॉइंटिंग को क्या बोलोगे आप? गांठ बनते समय। क्या बोलोगे? गांठ बनते समय। और ये कब होती है? 60 से 65 दिन पे ये स्टेज शुरू हो जाती है। अगला है आपका फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को क्या बोलोगे आप? पुष्पन या फूल निकलते समय। ठीक है, 80 से 85 दिन पे ये अवस्था शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है मिल्किंग। मिल्किंग मतलब जो दूधिया अवस्था होती है वो कब होती है? 100 से 105 दिन पे होती है। ठीक है, अगला है डो, यानी दाना जब पकने लग जाता है उस वो स्टेज, और ये कब होती है? 115 से 120 दिन पे ये स्टेज होती है। ठीक है, अगर एक सिंचाई करनी हो गेहूं में, ये तो क्या हुआ था? क्रांतिक अवस्थाएं, तो 6 क्रांतिक अवस्थाएं हो गए स्टूडेंट। अगर सिर्फ हमको बोला जाए कि सिर्फ एक ही जो है हमको सिंचाई करनी है गेहूं के अंदर, तो वो कौन सी होगी? इन 6 पे तो कर नहीं सकते। अगर एक पे करना है तो वो होगी सबसे इम्पोर्टेंट CRI अवस्था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि CRI जो स्टेज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है सिंचाई की। अगर 2 सिंचाई के लिए बोला जाए तो कौन कौन सी होती है? तो CRI और लेट जॉइंटिंग, यानी गांठ बनते समय, और प्री फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि फूल बनने से पहले। एक सबसे पहले तो आप CRI पे करोगे, एक लेट जॉइंटिंग यानी कि जब आपका गांठ बनने लग जाए उसके बाद, और एक होता है आपका प्री फ्लावरिंग यानी फूल आने से पहले। इन 3 स्टेज पे आप क्या करोगे? सिंचाई करोगे। अगर आपको 2 सिंचाई बोला जाए, मतलब या तो लेट जॉइंटिंग पे कर दो या प्री फ्लावरिंग पे कर दो, दोनों में से एक पे कर दो आप। ठीक है, ये तो हो गई 2 सिंचाई की बात।
देखिए, अगर आपको बोला जाए 3 सिंचाई करनी है तो कौन कौन सी होगी? एक तो CRI हो गई, लेट जॉइंटिंग या प्री फ्लोरिंग, दोनों में से किसी एक पे आप सिंचाई कर दो, और अगला कौन सा? मिल्किंग यानी दूधिया अवस्था पर। इन तीनों अवस्थाओं पे अगर आपको 3 सिंचाई के लिए बोला जाए तो ये 3 इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर 6 अगर आपके पास है सिंचाई उपलब्ध, खूब पानी है आपके पास, तो ये 6 स्टेजेस पे करो आप। ठीक है, सिंचाई अगर आपके पास बोला जाए कि भाई इस पानी की कमी है, आपके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो आपको एक ही सिंचाई करनी है, तो आप कब करोगे? CRI स्टेज पे करोगे। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 सिंचाई करनी है तो आप कब करोगे? या तो CRI पे करोगे या प्री फ्लोरिंग या लेट जॉइंटिंग, दोनों में से किसी एक पे कर दोगे। अगर आपको बोला जाए आपके पास 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध है, आप 3 सिंचाइयाँ करो, तो आप क्या करोगे? CRI पे तो करना ही करना है, प्री फ्लोरिंग या लेट जॉइंटिंग दोनों में से एक पे करोगे, और तीसरा कौन सा करोगे? मिल्किंग पे करोगे। ये 3 आपकी सिंचाइयाँ हैं। अगला है आपका जलमांग। जलमांग कितना होगा आपका? 450 से 650 मिलीमीटर इसकी जलमांग होती है, यानी 45 से 65 cm जो है सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। ठीक है, किसमें देखिए अब उन्नत किस्में कौन कौन सी होगी भाई इसकी? देखो, राज 3077, राजस्थान 3077, राज 3777 हो गया आपका, राज 1482 हो गया, राजस्थान 3765 हो गया, राजस्थान 4083 हो गया, HD। ठीक है, HD 2329, HD 2687, PBW 373, और लॉग फर्स्ट जिसको लॉक 11 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अन्य उन्नत किस्में, ये तो सामान्य किस्में हो गए। अन्य किस्में कौन कौन सी होगी? राज 1555, HD 2009, इसको अर्जुन भी बोलते हैं, HI 8498, GW 173, GW 273, HD 2967, HI 1077, HI 1544, HI 8381, और खारचिया 65, HI 677, जिसको सुजाता भी बोलते हैं। ठीक है, HI 617 को क्या बोलते हैं? सुजाता भी बोलते हैं। ये जो है आपकी गेहूं की कुछ किस्में हैं। वैसे तो ये तो कुछ ही किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं, ये तो सिर्फ कुछ किस्में ही बताई गई है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी किस्में हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खरपतवार की। स्टूडेंट्स देखिए, गेहूं का जो मुख्य खरपतवार होता है वो क्या होता है? गेहूं सा होता है। आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस देखी होगी तो हमने गेहूं जो खरपतवार वाला लेसन है उसके अंदर गेहूं सा के बारे में पढ़ा था। गेहूं सा मतलब गेहूं के जैसा होता है, और ये सबसे मुख्य खरपतवार बोला जाता है गेहूं का। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फेलेरिस माइनर बोला जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई खरपतवार की। अब जो है गेहूं की फसल में बुआई के 25 से 30 दिन बाद क्या करनी चाहिए? निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यानी कि अगर हमको खरपतवारों से निवारण चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? 20 से 25 दिन बाद जो है निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। ठीक है, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु अगर हमको रासायनों से जो है खरपतवार का नियंत्रण करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो उसके लिए 2,4-D का प्रयोग करेंगे, और अगर बोनी किस्म में बुआई के 25 से 30 दिन बाद 2,4-D दवा 500 ग्राम मात्रा में 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हो। ये तो है कि आप अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो 2,4-D इस्तेमाल लो। अगर आपका बोनी किस्म है तो आप क्या करो? बुआई के 25 से 30 दिन बाद 2,4-D जो दवा होगी उसको क्या करोगे? 500 ग्राम के अंदर जो है 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर जो है छिड़काव करोगे, तो उससे आपका बोनी किस्म का जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुल्ली डंडा जंगली जई रोकथाम के लिए, यानी कि ये गुल्ली डंडा और जंगली जई भी क्या है? गेहूं के खरपतवार है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? गेहूं की फसल में बुआई के 30 से 35 दिन बाद आइसोप्रोट्यूरान दवा 1.25 लीटर मात्रा में 500 से 700 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, गुल्ली डंडा और आपका जो जंगली जई है इसके निवारण के लिए, इसके नियंत्रण के लिए। ये बात हो गई आपकी खरपतवार की। अब बात करते हैं आपके प्रमुख कीटों के बारे में। ठीक है, तो कीटों में क्या आता है? तो दीमक आता है, दीमक। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफोस का सिंचाई के जल के साथ ही प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा एक है आपका तना मक्खी, इसको तनाछेदक या थ्रिप्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डेमेटोल का पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हो, तो आप इन कीटों से जो है मुक्ति पा सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं अगर प्रमुख रोगों की, तो कौन कौन से रोग होते हैं? ईयर कोकुल रोग सबसे पहला कौन सा होता है? ईयर कोकुल रोग। देखिए,
इस रोग के कारण दानों में क्या होता है, जीवांश उत्पन्न हो जाते हैं। जीवांश मतलब कुछ जीव आ जाते हैं जिससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व नमक के 20% घोल से बीज उपचार करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर जो है ईयर कोकुल रोग होता है तो आपको क्या करना है, बुआई से पहले ही जो है 20% नमक के घोल से उसको क्या करना है, बीजोपचार करना है। अगला आपका दुंडू रोग। इस रोग के कारण पत्तियों एवं बालियों में एक पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसकी रोकथाम या बुआई से पूर्व नमक के 20% घोल से बीज उपचार करते हैं। सेम जो आपका इसमें किया आपने एक ईयर कोकुल में। अगला है आपका अनावृत कंडवा रोग। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधों को उखाड़ कर ही नष्ट कर दें। इसकी रोकथाम हेतु उपचारित बीज का प्रयोग करें। ठीक है, मतलब बीजोपचार करना चाहिए आपको। देखिए अगला कौन सा है आपका पत्ती धब्बा रोग। इसकी रोकथाम है तो मैनकोजेब दवा का छिड़क कर प्रयोग कर सकते हो आप मैनकोजेब दवा को। ठीक है, अब ये तो हो गए रोग और कीट के बारे में। अब बात करते हैं उपज यानी कि प्रोडक्शन कितना मिलता है। अगर सामान्य परिस्थितियां रही, सब कुछ सही रहा तो कितना प्रोडक्शन आपको जो है गेहूं का 1 हेक्टेयर में मिल जाएगा। सिंचित क्षेत्र में यानी कि अगर सिंचाई कर रहे हो आप सिंचित क्षेत्र है तो आपका कितना होगा, 50 से 60 क्विंटल 1 हेक्टेयर में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं असिंचित क्षेत्र में यानी कि जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ कितना होगा, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको क्या होगी, उपज प्राप्त होगी गेहूं की। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ आपका गेहूं का जो टॉपिक है वो यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए फसल के साथ में, अगली फसल के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जो मैंने पढ़ाया है उसको जो है नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए और याद करिए। थैंक यू सो मच।